और मनोहर लाल जी और मैं बहुत पुराने साथी हैं। दरी पर सोने का जमाना था, तब भी साथ काम करते थे। अगर मनोहर लाल राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं तो हरियाणा की क्या भूमिका समझते हैं? हरियाणा के लिए क्या कैसी उपलब्धि है? देखिए, हमारे लिए तो बड़ा गौरव का विषय होगा। मोदी और भागवत जी मिल चुके हैं, कई नाम चर्चाओं में हैं। क्या लगता है, क्या हो सकता है? क्या हरियाणा को हाइप मिल सकती है इस राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव में? काफ़ी गुंजाइश। आपने जो बातें बताई, नंबर 1 संघ जी, नंबर 2 संगठन जी, नंबर 3 प्रशासनिक दक्षता जी के मुख्यमंत्री, हाँ। नंबर 4 भारतीय जनता पार्टी की जो नब्ज पकड़ना उनको आता है, बिल्कुल। नंबर 5 आपने कहा मोदी के नज़दीक। हाँ, एक एक करके हर पहलू पे बात करेंगे। हरियाणा में युवा साथियों के लिए जो काम मनोहर लाल जी की सरकार ने किया है, यह अभूतपूर्व है। खर्ची और पर्ची, खर्ची और पर्ची से हरियाणा के युवाओं को, माता पिता को मुक्ति दिलाने भर का ही काम, बहुत बड़ा काम भाजपा सरकार ने किया है, मनोहर सरकार ने किया। सरकारी नौकरियों के अंदर पारदर्शी तरीका, बिना पर्ची बिना खर्ची वाला जो इनका स्लोगन है, मैं स्लोगन ही कह दूं भले ही, ये खासा सक्सेस भी है, ये प्रैक्टिकल है। हेलो, नमस्कार मुकेश रानी जी। आपने अध्यापिका बनने के लिए पोर्टल पर अप्लाई किया था ना? आपको कोई एसएमएस आया अभी? अभी आप देख सकते हैं अपना फोन? अभी देखो एक बार। हाँ, तो आपको बधाई बहुत बहुत। तो आपको स्टेशन भी सोनीपति मिला होगा। फैमिली आईडी से लॉगिन करना है आपने, और लॉगिन करेंगे तो फिर उसमें स्टेशन का नाम आ जाएगा, और वहां जाके आपने ज्वाइन करना है। मोदी जी ने खुद कहा कि मनोहर जी मोटरसाइकिल चलाते थे, मैं पीछे बैठता था। अब वो उन्होंने तो यहाँ तक भी कहा कि एक बार रोहतक में हम किसी कार्यक्रम से आए तो बड़े लेट थे, एक मोटरसाइकिल रहती थी, तो वो मोटरसाइकिल चलाते थे, मैं पीछे बैठता था, रोहतक से निकलता था और गुरुग्राम आकर के रुकता था। ये हमारा लगातार हरियाणा का भ्रमण मोटरसाइकिल पे हुआ करता था। दोस्तों नमस्कार। भारत के अंदर भारतीय जनता पार्टी के संगठन के चुनाव की पूरी चर्चा है। भारत का मैंने इसलिए कहा कि पूरे देश के अंदर जो लोग सियासी घटनाक्रम में रुचि रखते हैं, उनकी नज़र है कि आखिर भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बनेगा। 30 तारीख को अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नागपुर गए थे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ मुख्यालय में मोदी और भागवत की बैठक हुई, और बैठक के बाद से चर्चाएं हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन हो, इस पर लगभग सहमति बन गई है। कई नाम चर्चाओं में है। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और इस समय देश के पावर मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर का नाम भी बहुत गंभीरता से लिया जा रहा है कि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष पर चयनित हो सकते हैं। इसी विषय को लेकर मैं चर्चा में हूँ, और मेरे साथ मौजूद हैं राजनीतिक विश्लेषक हैं, राजनीतिक घटनाक्रम पर बड़ी गहरी पकड़ रखते हैं, हरियाणा सरकार से सेवानिवृत्त अधिकारी हैं, पंचायत विकास विभाग के संयुक्त निदेशक रहे हैं, देवेंद्र सिंह सुरजेवाला जी। सुरजेवाला जी, आपका स्वागत है। नमस्कार। बहुत दिन बाद रूबरू हो रहे हैं दर्शकों से फिर दोबारा से एक बार। जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष का चयन होना है भारतीय जनता पार्टी का। हाँ, बहुत दिनों से लंबित है। काफ़ी दिन जेपी नड्डा साहब को 3 बार एक्सटेंशन मिल चुका। जी, अभी पिछले दिनों बीजेपी ने, जो उनकी इंटरनल अफेयर्स कमेटी होती है, हाँ जी, हाँ जी, उसने तय किया कि अप्रैल के महीने में ये चुनाव हो जाएगा। बिल्कुल। मोदी और भागवत जी मिल चुके हैं, कई नाम चर्चाओं में हैं। क्या लगता है, क्या हो सकता है? क्या हरियाणा को हाइप मिल सकती है इस राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव में? काफ़ी गुंजाइश जी। जो आपने कहा कि कई नाम हैं जो चर्चित हैं, हाँ। उनमें हमारे जो प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री राज, शहरी आवास और विद्युत मंत्री हैं जी, मनोहर लाल खट्टर जी, वो मैं तो ये समझता हूँ रेस में वो सबसे आगे है। उसके पीछे कई कारण हैं। जी। एक तो मोदी जी के बहुत विश्वसनीय हैं,
हाँ। और संगठन में उन्होंने हरियाणा में बेहतरीन काम किया, काफ़ी लंबे अरसे तक काम किया। और इसके साथ साथ प्रशासन में भी उन्होंने लगभग 2 योजना हरियाणा सरकार में मुख्यमंत्री रहे जी। तो वो अनुभव भी उनके पास है। तो और आज वो जो भाजपा के शीर्ष नेताओं में उनकी गिनती मानी जाती है। जी जी। तो मेरे हिसाब से मैं जो समझता हूँ कि वो ही आने वाले जो है ना राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे, जो मुझे लगता है हर बात के हिसाब से, हर एंगल से यही लगता है कि शायद उन्हीं की तरफ, चूँकि वो संघ की भी पसंद हो सकते हैं जी, और मोदी जी की तो पसंद है ही, और बाकी मैंने जो उनकी क्वालिटी बताई कि उनमें संगठन का काम भी किया और प्रशासन का भी उनको अनुभव है, तो इन सारी बातों को मिला करके ये उनके पक्ष में जाता आपने जो बातें बताई, नंबर 1 संघ, जी, नंबर 2 संगठन, जी, नंबर 3 प्रशासनिक दक्षता जी के मुख्यमंत्री, हाँ। नंबर 4 भारतीय जनता पार्टी की जो नब्ज पकड़ना उनको आता है, बिल्कुल। नंबर 5 आपने कहा मोदी के नज़दीक। हाँ, एक एक बिल्कुल, करके हर विश्वसनीय पहलू पे है। बात करेंगे। जी सबसे पहले बात प्रशासन की कर लें, जी प्रशासनिक क्षमता की। जी हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे लगभग 9.5 साल। हाँ जी अभी आपने कहा कि उनकी जो प्रशासनिक क्षमता अच्छी पकड़ है उनकी, और जी, उन्होंने, ये बड़ा लंबा अनुभव लेकिन रहा। क्रिटिसाइज भी बहुत किया जाता था। देखिए, ये तो समाज का एक, यूँ कहिए कि समाज के अंदर दोनों प्लस माइनस चलता है। जी अगर किसी बात का गुण है तो उसके अवगुण भी ढूंढते हैं लोग। जी। जहाँ तक उनका प्रशासन में जो प्रशासकीय अनुभव रहा, जो उनका प्रशासन को चलाने का ढंग रहा। आप खुद भी एक प्रशासनिक अधिकारी हाँ, रहे हो, लेकिन मैं अच्छी विवेचना कर सकते हैं आप। नहीं, मैं प्रशासन में उनके समय नहीं रहा। नहीं, हाँ ठीक है, उनके समय नहीं रहे, पर हाँ, लेकिन मैंने बहुत नज़दीक से देखा उनका कार्यशैली। एक तो उनका सबसे बड़ा था कि वो बायस नहीं होते थे। जी। दूसरा, वो गलत बात को बहुत जल्दी से, जैसे होता है हरियाणा में कि विधायक बहुत बार दबाव डालते हैं और वो लेके चलते हैं अपनी सिफारिशें। जी जी। तो मनोहर लाल जी का एक सबसे बड़ा जो क्वालिटी थी, वो बात को सुन लिया, और लेकिन जो फैसला वो लेते थे वो दबाव में या विधायक खुश करने के, उन्होंने कोई गलत, हाँ मतलब ये नहीं था कि विधायक कह रहे रेवड़ी दे दो इनको, अगर कह रहे नहीं, उन्होंने बिल्कुल नहीं, उन्होंने, बल्कि मैंने तो बहुतों बार बहुत अधिकारियों से बात होती थी और देखा भी, वो ये कहते थे वर्क टू रूल, जो कानून है, जो कायदा है, उसके हिसाब से काम करिए और गलत किसी का प्रेशर मत मानिए। तो ये एक बहुत बड़ी क्वालिटी होती है, और स्टेट को चलाने में मुख्यमंत्री का यही सबसे बड़ा एक रोल होता है, जो उसमें वो उनका निसंदेह ये एक बहुत बड़ा गुण था। ऑनलाइन पॉलिसीज सरकार की, ट्रांसफ़र की जहाँ तक है कि छोटी स्टेट है, और पहले क्या होता था कि छोटे अधिकारियों की तो डिप्टी कमिश्नर लेवल पे भी कुछ ट्रांसफ़र हो जाती थी, और फिर धीरे धीरे ये होता रहा कि मंत्री लेवल पे होने लगी। फिर ये हुआ कि मुख्यमंत्री, उसमें ये था कि कई बार, जैसा कि 1 महीने के लिए खोल दिया जाता था ट्रांसफ़र, जनरल ट्रांसफ़र्स, जी जी, जो पावर दे दी जाती थी मंत्री लोगों को। तो मंत्री के ऊपर प्रेशर और कई तरह की बातें आती थी, आरोप बड़े लगते थे, आरोप भी लगते थे ट्रांसफर में, इंडस्ट्री बन गई, पैसा लेने देने के कई बार उथल पुथल भी होती थी। एक ट्रांसफ़र की, दूसरे ने करवा ली, तीसरे ने रुकवा ली। एक किस्सा मुझे याद आ रहा है 2 डॉक्टर्स का, तो उनकी 7-8 बार ट्रांसफ़र, वो जाता वो करवा लेता, वो जाता रुकवा लेता। वो एक बार वो दोनों अचानक मिल गए जी, वहाँ, और मेरे सामने दोनों की बात हुई। दोनों एक दूसरे को नहीं जानते थे। कैंटीन में बैठे, वो चाय पी रहे थे, तो पूछने लगे, सचिवालय की बात बता रहे हो? सचिवालय की जी। तो वो कहते हैं अच्छा, दोनों एक दूसरे की वो टांग खिंचाई चल रही थी। वो कहते हैं यार मैं भी परेशान और आप भी परेशान, आप मेरी रुकवा जाते हो, मैं आपकी करवा देता हूँ, तो क्यों ना यार हम आपस में म्यूचुअल कर लें, आपस में बात कर लें। तो इस तरह का जो होता था, उस बात को ख़त्म करने के लिए इन्होंने वो ऑनलाइन जो ट्रांसफ़र की पॉलिसी बनाई। हाँ ठीक है, कुछ आदमी उस पर भी क्रिटिसाइज़ करते हैं। अभी विधानसभा का सेशन हुआ तो माननीय हमारे विधायक राम कुमार गौतम जी ने कहा
कि ये बहुत अच्छी पॉलिसी है, इसका पूरे हिंदुस्तान में इसका गुणगान है और दूसरी स्टेट भी इसको फॉलो करने की कर रही हैं। लेकिन उन्होंने एक बात उसमें फिर एक ऐड कर दी कि इसमें थोड़ी सी एक कमी है कि भाई किसी का बीमार है, किसी का पति गुजर गया तो उसको फिर वहाँ से मान लिया पोस्टिंग नू है और वो हिसार ज़िले के रहने वाले हैं, तो इस तरह की कोई छूट होनी चाहिए। वो अलग है। देखिए, हर पहलू देखा जाए तो खामी तो आ सकती है, लेकिन फिर भी जो ऑनलाइन पॉलिसी थी उसकी सराहना है और वो अच्छी नीति है, जो इनकी देन है, जो उसको बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने लेके आए। जहाँ तक मैंने भी समझा है, खासकर टीचर्स और ये जो नर्सों के हुए, क्लर्कों के हुए, इनके ट्रांसफर्स के अंदर तो खासकर जी बड़ा शोषण भी होता था, आर्थिक भागदौड़ होती शोषण, थी, सामाजिक शोषण, कई तरह के बड़ा शोषण हुआ। और ये अच्छी पॉलिसी, आप भी मानते हैं कि अच्छी पॉलिसी ये? बिल्कुल। देखिए, उसमें खामियां हो सकती हैं, उसको धीरे धीरे सुधार आ जाएंगे, कोई होते रहते हैं, इंप्रूवमेंट चलते रहते हैं। ये तो हमारा देश का संविधान है, हम उसकी कदर करते हैं। उसमें भी 128 संशोधन हो चुके हैं। एक पॉलिसी वो जो नौकरियों में हुआ पारदर्शी तरीके से, जी अभी मैंने देखा है सुरजेवाला साहब कई बार, जी आप कितना सहमत हैं वो तो आप बताएंगे, जी जो इनकी नौकरी की पॉलिसी रही है जो जी यानी कि बिना पर्ची बिना खर्ची वाला जो स्लोगन रहा है, जी मैं एक बार संसद में सुन रहा था, प्रधानमंत्री संसद में कह रहे थे। हाँ, दिल्ली का विधानसभा चुनाव, कई बार उन्होंने इस बात की प्रशंसा की है और दूसरे स्टेट के चीफ मिनिस्टर्स ने भी प्रशंसा की है। ये जो था ना कि भी वहाँ से जो लेके आते हैं, जैसे D4 जी। जिसको कहते हैं नौकरी, उसमें जिस तरह से वो हरियाणा में हुई है तो उसकी सभी गांवों में, देहात में, और उसकी बड़ी ऐसे ऐसे गांवों में बच्चे मैंने देखे लगे हुए नौकरी, सुरजेवाला साहब जी, जहाँ लोग सोचते नहीं थे कभी नौकरी मिल सकती है। हाँ, ऐसे ऐसे गरीब परिवारों के बच्चे HCS और सिविल सर्विसेज के अंदर और साथ साथ तहसीलदारों के पदों पर जी। मेरे पड़ोस के गांव के छोटे बच्चे और बड़े पद पे भी आए हैं। और सभी- इसके अलावा जैसे बगैर उसके, अब गांव के अंदर मैंने देखा है कि बच्चों का ये एक रुझान सा ये हुआ कि वो ये कहते सुना है, देखा भी है मैं। जी जी मैं एक अपना भी किस्सा बता देता हूँ। एक लड़के ने मेरे से अप्रोच किया, कहते जी मेरे को नौकरी लगवाओ। मैंने कहा भाई मेहनत करो। जब आप नौकरी में थे तब ना की ना, बात? अब अभी क्या? अच्छा, अभी पिछले महीने की बात है। मैंने कहा, कहते साहब जी मैं एग्जाम तो पास नहीं कर सकता। मैंने कहा फिर भूल जाइए, जी फिर भूल जाइए। अच्छा, ये अगर आप वाकई- एग्जाम नहीं पास कर सकते, मेहनत नहीं। कहता जी मेरे को टाइम ही नहीं मिलता, मैं तो एक साइड में एक दुकान पे नौकरी करता हूँ, सुबह 7 बजे जाता हूँ, रात के 10 बजे घर आता हूँ, मैं तैयारी नहीं कर सकता। तो मैंने कहा फिर भूल जाइए बच्चे, आपको भाई पढ़ना पड़ेगा, एग्जाम देना पड़ेगा। तो वो बच्चा खुद कहता है कि जी मैं नहीं कर सकता, तो मेरे को नौकरी नहीं मिलेगी। एक धारणा बन गई। वैसे वाकई बता रहा था, गाँव में आम आदमी में एक धारणा बन गई कि भी पढ़ोगे तो बढ़ोगे और आपको नौकरी तभी मिलेगी जब आप लायक हो, कुछ लायकपना होगा। बिल्कुल, अदरवाइज वो सिफारिश से नहीं। मतलब ये जो नौकरी वाली जो, और मैं तो समझता हूँ कि जो सरकारी नौकरियों के अंदर पारदर्शी तरीका, बिना पर्ची बिना खर्ची वाला जो इनका स्लोगन है, मैं स्लोगन ही कह दूं भले ही, ये खासा सक्सेस भी है, ये प्रैक्टिकल है। ये जो हुआ यार, ये इसमें इनकी, और इन्होंने इस बात को खूब निभाया भी है। मनोहर लाल जी के समय में उन्होंने इस बात की बिल्कुल तरजीह नहीं दी कि भी कौन मंत्री या कौन विधायक दबाव दे रहा है तो उसकी, उन्होंने तो ट्रांसफ़र तक के में भी इस बात को नहीं माना। मैंने एक बात और भी देखी इनकी नीतियों के अंदर, भले ही कोई कितना ही कुछ भी कहता रहे, जी, कास्टिज्म वाला ये सब कुछ मनोहर लाल के आसपास नहीं है। देखिए वो सामाजिक, मैं उनको 2 बार मिला। अच्छा, दोनों बार सामाजिक कार्यक्रम में मेरी उनसे मुलाकात हुई जी। पहली बार किसी अफसोस में हम साथ बैठे थे, तो मैं उनसे कुछ देर बतियाया, तो बातचीत हुई, तो मैंने देखा कि बड़े डाउन टू अर्थ और बहुत ही आत्मीयता से और बगैर किसी लाग लपेट के उन्होंने बातचीत करते रहे और मुझे अच्छा लगा। दूसरी बार तो फिर एक शादी का कार्यक्रम था, उसमें उनसे मुलाकात हुई, तो मेरी उनसे जितनी देर बात हुई, पहले कोई लंबी चौड़ी नहीं, लेकिन मैंने दिल से ये महसूस किया कि वो बहुत व्यवहारशील और बहुत ही आत्मीयता से, उन्होंने जिस तरह से हाथ पकड़े मेरा वो बात करते रहे और रुचि लेते रहे, पूछते रहे इधर उधर की बातें, सामाजिक भी और भी पारिवारिक सारी बातें उन्होंने, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा और ये लगा कि भाई ये तो एक
मतलब किसी जो तरह का लोगों ने वो कोई नहीं है। छवि बनाने की कोशिश की थी, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने कभी ना तो प्रदर्शित किया ऐसा कोई व्यवहार, और ना उन्होंने कोई ऐसी बात। वो ठीक है कि लोगों को वो पसंद नहीं आता। कई बार क्या होता है कि भी आप कोई सिफारिश करना चाहते हो, गलत मेरे से काम करना चाहते हो, और मैं उस गलत काम को आपकी हामी ना दूं, नहीं, तो हाँ। आपको अच्छा नहीं लगेगा। नहीं, ठीक बात है, बिल्कुल। वो लोग हैं, वो लोग हैं। जो ये कहते हैं कि भाई वो तो नहीं। तो ये तो बात हुई प्रशासनिक क्षमता की, उनकी सरकार की, और इसके साथ साथ उनकी कार्यशैली, सामाजिक ताना बाना, व्यवहार कुशलता, उस उनकी सबको जो कार्यशैली भी कार्यशैली उनका उनकी। व्यवहार कहिए। संगठन की बात करें तो सब बड़ा क्लियर है। संगठन में उन्होंने 1996 में जब बंसी लाल के साथ सरकार थी, संगठन मंत्री थे हरियाणा के। मंत्री थे, तो उस सरकार को बनवाने में, चुनाव के अंदर दोनों दलों को मिलाने में इन्हीं का और जब लगा कि जनता के दिलों पे नहीं उतर रही तो बिगड़वाने में। वो तो देखिए राजनीति में होता है, कई बार मेल नहीं खाता और खरे नहीं उतरते तो वो हो जाते हैं। लेकिन उस वक़्त 1996 में जब सरकार बनी और दोनों दलों का, विकास पार्टी का और भारतीय जनता पार्टी का जो गठन हुआ चुनावी, तो उसमें इनका बहुत बड़ा रोल था, और ये संगठन मंत्री थे। और उसके बाद 2014 तक भी उन दिनों में मोदी जी हरियाणा के प्रभारी थे। हाँ, तो उनके साथ इनका बहुत बेहतरीन अच्छी समय गुजरा। ट्यूनिंग रही, बहुत अच्छी। और वो आज भी लोग वो अगर कहते हैं कि दोनों की यारी दोस्ती, और उस वक्त जय वीरू जैसी वो कह रहे थे, हाँ। मोटरसाइकिल में साथ चलते थे। जी बिल्कुल, वो शोले की मुझे एकदम ध्यान आ गया, जय और वीरू वाली जो जोड़ी, ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे। तो दोनों का अच्छा वो रहा था उस मोदी जी ने खुद कहा कि मनोहर जी मोटरसाइकिल चलाते थे, मैं और मैं पीछे बैठता था। अब वो उन्होंने तो यहाँ तक भी कहा कि एक बार रोहतक में हम किसी कार्यक्रम से आए तो बड़े लेट थे, तो पूछा भाई कुछ खाने को वहाँ जहाँ हम रुके हुए थे, तो मनोहर लाल जी ने कहा कि नहीं कोई दिक्कत नहीं है, अभी हम कुछ ना कुछ बना लेंगे। तो उन्होंने खिचड़ी बनाई और हमने वो खाई। अच्छा, एक बात आपने कह दी खिचड़ी वाली बात, या उनके जो ये सादगी जीवन से, मैं वही कह रहा हूँ कि देखिए किसी के राजनीतिक विद्वेष किसी से भी हो सकते हैं, वो अलग बात, कोई किसी का समर्थक विरोधी हो सकता है। जी जी। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि इसको बिना किसी सीधे बिना किसी लाग लपेट के कहूँ जी कि चाहे वो मोदी हो, चाहे वो मनोहर लाल हो, जी जी, ये ऐसा नहीं लगता कि जैसे राजनीतिक संत की इनको परिभाषा दे दी जाए। उन्होंने तो कोशिश भी की, और अपने जो आवास था सरकारी उसको कबीर कुटिया के नाम से भी रखा। और एक संत क्या होता है, दुनियादारी से जो लाग लपेट ना रखे, जिसे ज्यादा तेरा मेरा का ज्यादा नहीं, ज़्यादा। वही बात है गुरु नानक की। उन्होंने कहा कि वो जब गिनती सिखा रहे थे, स्कूल में पढ़ रहे थे, तो उनको बताया 13 पे अटक गए, तो 13 पे अटक गए। उन्होंने मतलब कहा सब 13 ही 13 मतलब भगवान के लिए। तो संत की और परिभाषा क्या होती है कि जो सामाजिक लोभ, लालच और अपना पराया गैर उससे ऊपर उठ जाए, वही संत है और वही महान पुरुष है। तो सभी पे लागू है। तो उसी हिसाब से तो इनका एक बड़ा अच्छा, जो एक मिसाल के तौर पे कहें, इनका जो जीवन है। अभी पिछले दिनों उनका चल रहा था, हालांकि बात तो पुरानी थी जी, जनवरी 2024 की बात है शायद, जी अपने गांव बनियानी में गए थे। जी जी, तो वहाँ जो उनका जो पेरेंटल मकान है, हाँ, वो उन्होंने डोनेशन कर दिया। हाँ, जो भी इनकी संपत्ति थी, जो अपने भाई का जमीन भी जायदाद और गांव के वो बच्चे पढ़ेंगे। तो उसके बाद में फिर उनका चला कि जो उन्होंने घोषणा कर दी है कि भाई जब मेरे बाद में जो मेरी संपत्ति, जो भी कुछ बाकी बचे चल अचल, वो सब प्रधानमंत्री राहत कोष में दे दिया जाए, जी, ताकि मेरे भाई बंधु आपस में लड़ें। तो एक भावना इसे भी कह सकते हैं, समर्पण की, त्याग की। बिल्कुल है। और इस चीज़ की तो भाई शुरू से कदर रही है। कोई आदमी देह दान करता है, कोई आदमी अपनी संपत्ति या अपनी जायदाद जो है वो समाज के प्रति और देश के प्रति अगर वो देता है तो बहुत बड़ी बात है। सोचा जी, मैंने बहुत पॉलिटिकल लोगों के भाषण सुने हैं जी, राजनेताओं के बहुत सारे भाषण सुने हैं। जी,
राजनेता अगर सामाजिक आयोजन में भी हो तो भी उनकी जो भाषा होती है वो पॉलिटिकल हुआ करती है। जी हाँ। वो भी देखा जी। आपको बस 1 मिनट का एक घटना ध्यान है मुझे। मैंने मनोहर लाल जी के प्रोग्राम बहुत कम अटेंड किए जी। बतौर मुख्यमंत्री भी और उनके बाद में भी एज ए पत्रकार भी। उनके कार्यक्रम जो है 3-4 1-2 प्रेस कॉन्फ्रेंस पलवल में 1-2 बार उनकी हुई थी, 1-2 सभाएं हुई। ज़्यादा एक हथीन का उनका कार्यक्रम मैंने अटेंड किया, पूरा उनका सुना। और नरेंद्र गुप्ता जी ने नरेंद्र गुप्ता वाला आयोजन सामाजिक कार्यक्रम था। जी हाँ। और मैं तो वाकई कहता हूँ उनकी बात ने बड़ा प्रभावित किया कि हर व्यक्ति को एक हमारी संस्कृति कहती है कि हम ना सोचे मिला क्या है हमको, हम ये सोचें किया क्या है अर्पण। जी। मैं त्याग की, समर्पण की भावना आदमी के अंदर होनी चाहिए। तो बड़ा प्रभावित किया और लगा खाली ये भाषण नहीं है, अपने ऊपर उसको ढाला भी। नहीं, वो नरेंद्र गुप्ता जी ने जो लाइब्रेरी वहाँ बनाई थी अपने परिवार के नाम से, उसका जो उन्होंने भवन बनाया, बड़ा सुंदर भवन जो अर्पित की थी, लोकार्पण था उसका, लोकार्पण था, उसी से जुड़ा हुआ उनका भाषण होगा ये। यही भाषण था। और वही फिर उन्होंने अपने जीवन में भी ढाला है। यही जो आप बता रहे हैं अपने गाँव में किया है, तो ये एक अच्छी शुरुआत है, एक अच्छी वो है। अच्छा, अगर ये कहें, अगर इसके अंदर आखिरी सवाल आपसे कर रहा हूँ जी, कि अगर ऐसा होता है जी, क्योंकि राजनीति के अंदर और हमेशा अगर तो लगा रहता है। हाँ, वो तो है। जब तक कुछ तय ना हो जाए, जब तक कुछ डिक्लेयर ना हो जाए, तो अगर मनोहर लाल राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं तो हरियाणा की क्या भूमिका समझते हैं? हरियाणा के लिए क्या, कैसी उपलब्धि है ये? देखिए, हमारे लिए तो बड़ा गौरव का विषय होगा जी। और एक अच्छे नेतृत्व मिलेगा एक अच्छे व्यक्ति को, और जो पार्टी के लिए भी और देश के लिए भी और खासकर हमारे राज्य के लिए भी एक बड़ी गौरव की बात होगी। और बहुत स्वाभाविक है कि हम सबको अच्छा लगेगा। क्या लगता है आपको, हो सकता है ऐसा क्या? मैं तो मेरे को तो इस बात का पूरा विश्वास ही कह लीजिए कि भाई वो इस पद को, आपको बता दूं, सबसे पहले हमने वीडियो चलाई थी अपने YouTube चैनल पर आज से कुछ समय पहले कि वो केंद्र में मंत्री बनेंगे। केंद्रीय मंत्री बनेंगे, आपको ध्यान हो तो? बिल्कुल याद है, बिल्कुल अच्छी तरह याद है। जब वो किसी को इस बात की चर्चा नहीं थी और लोग ये कह रहे थे कि भाई, सबसे पहले हमने चलाया था कि वो सांसद का चुनाव लड़ेंगे हरियाणा के मुख्यमंत्री होते हुए। हाँ, और केंद्रीय मंत्री बनेंगे। तो आज भी हम अगर उसी कड़ी में अगर बात करें और उसी संदर्भ में, तो ये चाहे आगे की बात हो भविष्य की, लेकिन लगता है ऐसा है। ये हमारे को इस बात का आभास कह लीजिएगा या सोच कह लीजिएगा या हमारा यकीन कह लीजिएगा जी, तो हमें तो ऐसा लगता है कि वो इस पद को सुशोभित करेंगे। और ये भी है कि वो केंद्र में भी मंत्री रहेंगे, जैसे नड्डा साहब, दोनों रहेंगी पोस्ट, दोनों रहेंगे। अच्छा होगा ये। तो ये उनका जो अनुभव है उसका फायदा मिलेगा और हरियाणा को तो इस बात का गौरव है, हरियाणा बड़ा वो रहेगा कि हमारे नेता और वो ये ऐसे पद पर हैं। तो ये थे देवेंद्र सुरजेवाला जी। आज तक आपसे पॉलिटिकल एनालिसिस में बहुत बात करते थे, आज हम एक व्यक्ति विशेष पर बात कर रहे थे। बता रहे थे कि सुरजेवाला जी ने कहा कि उन्हें जो आभास ऐसा लगता है, प्रतीत होता है, और जो घटनाक्रम चल रहा है उससे लगता है कि मनोहर लाल भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे। और उनके जीवन के बारे में बहुत बातें की और कह रहे थे कि हरियाणा के लिए बहुत बड़े गौरव की बात होगी। कितना बड़ा गौरव होगा हरियाणा के लिए, और या फिर क्या हो सकता है, आप कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हैं अपने विचार। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। नमस्कार, धन्यवाद। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।